चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कहाँ तक पढ़ा दिए थे देखेंगे। आइए, मस्ट वेलकम, आइए ना, आइए आइए, मस्ट वेलकम है, थोड़ा अच्छा सा आना है। घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो चलेंगे नए सिस्टमेटिक ढंग से, आप लोग गौर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद किए? बताएंगे धनात्मक विचलन क्या है, बताओ। धनात्मक विचलन क्या है छोटो, बताएंगे। धनात्मक विचलन बताए थे आप लोगों को। धनात्मक विचलन तो ऋणात्मक विचलन का ग्राफ खुद से बोले थे बना के लाने के लिए, नहीं तो बना लिए सब आदमी, कन्फर्म बना लिए, कन्फर्म गारंटी के साथ। थोड़ा छोटा भाई इसको कल पर था, इसको भिजा के लाइए था थोड़ा सा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में भी आता होगा। चलिए दोस्तों, आज आपके साथ क्लास 12th का न्यू टॉपिक लेकर के चले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग इस चीज़ को समझे, परखे और सपोर्ट करें प्लीज़। चलिए बहुत बढ़िया, बोर्ड के मिटाएंगे सब आदमी। बोर्ड तो मिटाना है लेकिन आपको नहीं है ना, हम खुद ही मिटा लेंगे। क्लियर है? लाए हैं तो इसको खंगार अच्छा से नहीं दिए हैं, बालू में लग गया था, तो इसको तो बढ़िया से खंगार के नहीं छोड़ देना, बढ़िया से। देखो देखो देखो, ऋणात्मक विचलन के कौन कौन नहीं बनाए हैं बताओ। हाथ उठाएंगे, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ नहीं बना है। सही तो नहीं है मारते, बबजेट आदमी कला मारे जाती क्यों है। एजियोट्रॉपिक बिंदु बता दिए थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यीय गुणधर्म बताए थे। सहजात नियम बताए थे ना, आप पहले नहीं आए थे, ग्रुप में भेज दिए थे। हो गया, लिखेंगे सहजात गुणधर्म तथा अनुसंख्यीय गुणधर्म। लिखिए बाबू स्टार दे करके, सहजात गुणधर्म तथा अनुसंख्यीय गुणधर्म, स्टार दे करके सहजात गुणधर्म तथा अनुसंख्यीय गुणधर्म। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सहजात गुणधर्म तथा अनुसंख्यीय गुणधर्म, सहजात गुणधर्म तथा अनुसंख्यीय गुणधर्म, सहजात गुणधर्म तथा अनुसंख्यीय गुणधर्म लिख के डैश दो। देखिए सहजात गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, लिखिए उसमें सहजात गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। सहजात गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। हो गया, बातचीत नहीं प्लीज़। सहजात गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक में लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन, एक में लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन, एक में लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन हो गया। एक में लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन, 2 में लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ऐसे बोर्ड पर लिखे हैं क्वथनांक में उन्नयन, लिख लो क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा लिखेंगे हिमांक का अवनमन, 3 में लिखेगा हिमांक का अवनमन, 3 में लिखेगा, 3 में हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। 4 में लिखेंगे बुआरे परासरण दाब, परासरण दाब लिख लो।
प्रसरण दाब लिख के डैश दो, सॉरी प्रसरण दाब हो गया। तो 1 नंबर लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन। ये 4 पॉइंट लिखिए ना। तो पहला पॉइंट लिखिए, तुम धीरे धीरे लिखते रहो। चौथा पॉइंट लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन, स्टार दे करके, स्टार दे के लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन लिख के डांस दो। लिखो तो जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, लिखो हुआ हो, लिखाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाने पर, पदार्थ को मिलाने पर, लिखा हुआ हो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाने पर वह विलयन बनता है, वह विलयन बनता है, वह विलयन बनता है, बनता है, उस विलयन का वाष्प दाब, उस विलयन का वाष्प दाब, उस विलयन का वाष्प दाब हो गया, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। विलयन में इस प्रकार की घटना को, विलयन में इस प्रकार की घटना को आप लोग भी लिख लीजिए, विलयन में इस प्रकार की घटना को, विलयन में इस प्रकार की घटना को, विलयन में इस प्रकार की घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। विलयन में इस प्रकार की घटना को वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखेंगे भाई, एकदम आसान है। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन हो गया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बुआ हो विलय, देखिए यहाँ पर समझिए सभी आदमी, विलय प्लस विलायक ये दोनों मिलता है तब बुआ रे विलयन बनाता है। क्या बनाता है? तब मान लेते हैं यह डायग्राम है कि नहीं, प्लस ये भी एक डायग्राम है, इस दोनों को बनाएंगे तो एक नया डायग्राम का सॉल्यूशन देता है, देता है। इधर देखो, इधर यह विलय है, यह विलायक है, यह विलयन है, ठीक है। तो बुआ हो यह विलय है, मान लेते हैं यह विलय है, यह क्या है, विलायक है, और यह क्या है बुआ रे, विलयन है, ठीक है। अब इसी डायग्राम से सभी सारा चीज़ के सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कहता है जब किसी शुद्ध विलायक में, नहीं तो विलायक किसको कहते हैं, इसी को। तो मान लेते हैं ये पानी है, क्या मान लेते हैं, पानी है कि नहीं। अब बुआ रे प्लस ये क्या है, चीनी है, ठीक है। तो चीनी और पानी, तो पानी अभी शुद्ध है और चीनी मिला दे मैंने पर शुद्ध रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अच्छा चीनी को कितना गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगा क्या, नहीं। इधर देखो ध्यान से, चीनी को गर्म करने पर, शुगर को गर्म करने पर यह इवेपोरेशन नहीं होता है, मतलब उड़ता चीनी को अभी देखिए गर्म करने पर उड़ता है, वो पिघल जाएगा सो होगा लेकिन उड़ेगा नहीं। तो जो नहीं उड़ेगा वह अवाष्पशील पदार्थ, जो उड़ जाता है वह वाष्पशील, और जो नहीं उड़ता है वह क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ होता है। क्लियर है? तो हम अभी बताए हैं जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, पानी पूरा शुद्ध है, जल पूरा शुद्ध है कि नहीं, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाने पर, इस पानी में किसको मिलाने पर, चीनी अवाष्पशील विलय पदार्थ है, मतलब पानी जो हो गया बुआ रे शुद्ध पदार्थ हो गया, क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ, नहीं। और चीनी जो हो गया अवाष्पशील पदार्थ है, क्या है,
अवाष्पशील पदार्थ है। तो वही पर वहाँ पर लिखा हुआ है वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, तो कहता है जब किसी शुद्ध पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को जोड़ते हैं तो एक विलयन बनता है। क्या बनता है बुआ रे? विलयन। विलयन मतलब एक शरबत तैयार हुआ। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक देखो ध्यान से, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाने पर वह क्या बनता है? विलयन बनता है। इतना समझ में आ गया? अब कहता है उस विलयन का वाष्प दाब। अब इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, इस विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। मतलब इसका जो वाष्प दाब होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, याद हो जाएगा कि जब किसी शुद्ध पदार्थ के विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थों को मिलाते हैं तो मिलाने पर एक विलयन बनता है। इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह हो शुद्ध पदार्थ के विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा? कम होगा। मतलब इसका मतलब ये ज़्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा तो कम होगा। उसको क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आया? दोनों सर सिंपल बात है, दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन, इसका जो वाष्प दाब होगा इससे क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए लिख लीजिए, अरे इस दोनों को गर्म करेंगे तो ये चीनी पानी इसमें दोनों है। इधर देखो नवीन, इसमें चीनी पानी दोनों है, इसमें क्या है? सिर्फ पानी है। तो दोनों उड़ेगा, लेकिन जल्दी कौन उड़ेगा? सिर्फ पानी जल्दी उड़ेगा कि दोनों वाले मिलाने वाला जल्दी उड़ेगा? तो इसका मतलब पानी का वाष्प दाब ज़्यादा हो गया, सॉरी पानी चीनी का वाष्प दाब, सॉरी शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब, इसका विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। देखिए हम इस दोनों को एक साथ अभी दोनों को गर्म करेंगे तो ये तो उड़ेगा ही नहीं, आई उड़ जाएगा जल्दी। लेकिन दोनों को मिलाने पर गर्म करेंगे तो इसमें से पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा, चीनी पेंदी में बैठ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें तो ये पूरा उड़ जाएगा। इसीलिए इनका वाष्प दाब बुआ रे इससे क्या होता है? कम होता है। इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। लिख लो, फिगर बना लो, फिगर जल्दी कुल फास्ट। हर सुबह खुद से ये 5 बातें ज़रूर आप लोग कहें। मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं सबसे बेहतर हूँ। मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीत कर रहूँगा। भगवान मेरे साथ है। आज का दिन मेरा दिन है। आज से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। पहला सुनो, मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। दूसरा, मैं सबसे बेहतर हूँ। तीसरा, मैं जीतने के लिए बना हूँ और जीत सकता हूँ। चौथा, भगवान मेरे साथ है। पांचवा, आज का दिन मेरा दिन है। आज से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। क्या चीज़? किसी भी पर्पस का जो अपना विजन हो उस पर हम काम करेंगे। क्लियर है? कमज़ोर स्टूडेंट के लिए विशेष फोकस किया जाता है मुरली सर के पास। ठीक है? रसायन शास्त्र के लिए बेहतरीन जानकारी के लिए एक बार मुरली सर के क्लास में आप लोग जरूर पधारे। क्लियर है? ये हो गया आपका मुरली केमिस्ट्री का असाइनमेंट। मुरली केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी फ्रॉम सीतामढ़ी है। कहते हैं यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोला भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका को उठाना पड़ता है।
ये नहीं मिला है क्योंकि आपका फुल पेमेंट नहीं होगा, ये भी हो सकता है। चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया। चीनी प्लस पानी हो गया। अब लिखेंगे बुआ हो लिखा था बुआ हो जमुना, नहीं हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट। स्टार दे के लिखेंगे हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, तो स्टार दे करके लिखेंगे हिमांक बिंदु, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट लिख करके डैश दीजिए, हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? देखिए, तो वह तापक्रम लिखा था वह तापक्रम जिस पर ठोस और द्रव लिखा हुआ हो, वह तापक्रम जिस पर ठोस और द्रव के अणु साम्य अवस्था में होते हैं, के अणु साम्य अवस्था में होते हैं, के अणु साम्य अवस्था में होते हैं। ठीक है, वह हिमांक बिंदु कहलाता है। वह हिमांक बिंदु कहलाता है। हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार पढ़ेंगे, याद करी तो याद हो जाएगा। करो तो याद उसको। वह तापक्रम जिस पर ठोस और द्रव अच्छा, हिमांक बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो कहता है बोरे वह तापक्रम जिस पर ठोस और द्रव के अणु साम्य अवस्था में होते हैं। कौन अवस्था में होते हैं? साम्य अवस्था में, वह हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो वह रे कहता है वह ताप मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है कि नहीं, जिस पर ठोस और द्रव अणु साम्य अवस्था में होते हैं। यहाँ पहला टर्म तो आपको आ गया साम्य अवस्था। कौन अवस्था आ गया? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था समझते हैं। ठीक है, साम्य अवस्था को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। अब ये होता क्या है साम्य अवस्था? जैसे एग्जाम्पल में लिखो, बार देखो, यहाँ ये जल है, क्या है? यह बर्फ़ है कि नहीं? तो आप लोग बर्फ़ के मशीन में कभी गए हैं आप लोग? तो जल है और बर्फ़ है, तो कहने का अर्थ है जल जो होता है बुआरे, जल को अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम दीजिएगा। जल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा ना, तो ये जल कथी में बदल जाएगा? बर्फ़ में। ठीक है, अगर इसी बर्फ़ को क्या करते हैं बुआरे, इसी बर्फ़ को जल में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाता है बुआरे बर्फ़ कथी में बदल जाता है? जल। तो कहता है वह तापक्रम जिस पर ठोस द्रव में, ये ठोस कथी में बदल जाए बुआरे? द्रव में, और द्रव कथी में बदल जाए? ठोस में। वही द्रव के अणु साम्य अवस्था में होते हैं, वह हिमांक बिंदु कहलाता है। सिंपल बात है सर, जिस ताप पर द्रव ठोस में और ठोस द्रव में बदल जाता है उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। क्लियर है? जैसे आप लोग लद्दाख सुने होइएगा, कश्मीर सुने होइएगा, सही बात हम बोल रहे हैं। तो लद्दाख और कश्मीर में होता है क्या, सो समझिए। जैसे कश्मीर में जाते हैं ना, तो वहाँ टेम्परेचर जो होता है ना, तापमान, काजल बाबू यहाँ है ना, तो यहाँ जो टेम्परेचर वहाँ का जो होता है बहुत मतलब कि माइनस में भी चला जाता है। कभी कभी तो यहाँ तक भी होता है -17, -18, -20 में भी हो जाता है। ठीक है, तो इतना ठंडा पड़ जाएगा कि अगर आदमी का नुक्स भी बाहर निकलता है ना, तो वह जम जाएगा। यहाँ से हम लोग जो आलू वगैरह, अंडा वगैरह लेते हैं यहाँ पे अपना इंडिया में, अपने सीतामढ़ी ज़िला की बात करते हैं, ये अपना बिहार की, तो यहाँ क्या होता है? एकदम नॉर्मल होता है।
कच्चा अंडा भी लोग खा जाते हैं, लेकिन वहाँ कच्चा अंडा भी क्या होता है, पक्का हो जाता है, उसको हथौड़ा से भी फोड़िएगा तो नहीं फूटेगा। वहाँ के आलू यहाँ के आलू ले जाइएगा ना तो इतना जम जाता है ना कि हथौड़ा से भी नहीं फूटता रहता है। कभी बर्फबारी होती है ना जब वहाँ पर ये लद्दाख क्षेत्र में, तो अगर वहाँ से क्या होता है, कश्मीर से ये गिरता है ओलावृष्टि सब, तो वो क्या होगा, पूरा जैसे जी आदमी जैसे चल रहा है ना ऐसे रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, कोई से भाग रहा है तो ऐसे ही रहेगा, कोई से भाग रहा है तो ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जो जैसे स्टेज में वैसे ही जम जाता है। सही है, इतना टेम्परेचर नॉर्मल होता है। हमारे यहाँ आपके यहाँ -6 में कहीं चला जाए ना, कहीं मान लीजिए -4 तक चला जाए, भी 3 तक भी 2 तक 1 तक, तो इतना ठंडा से बाबू हमारे कहाँ हम चले आए पता नहीं चल रहा है, नहीं ऐसा फील होता है। अरे जरा के मौसम ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ 6 में ऐसा होता है, वहाँ माइनस में रहता है। हमारे देश के नौजवान कैसे करते हैं, जब वहाँ पे रक्षा करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा जूता होता है, उसका पैर निकलिएगा ना तो जैसे कि ना कीड़ा लग जाता है, वैसे टाइप के उसका पैर हो जाता है। 3-3 महीने तक जूता पहनने ही रह जाता है। सही है, उसको धूप का कोई असर नहीं मिलता है, कोई अथी नहीं। वहाँ का वृक्ष सब ऐसा होता है। तो हिमांक का हम क्या बोले हैं कि यहाँ 4 से नीचे जाएगा ना तो वह क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा ना तो ये जल कथी में बदल जाएगा, बर्फ़ में। बात समझ में आ रहा है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में, तो -1 में -3 में कितना होगा समझ रहे हैं, कितना ठंडा होगा। मान लीजिए मैं घर में बंद कर दे, आज आपको -4 डिग्री सेल्सियस कर दे, उघारे पुघारे, पता चलेगा ठंडा मार दिया। सही है, हाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, सांस लेने के बाद लगना एक नहीं बचेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। क्या बोले बाबू? उसका जो ये होता है पेड़ होता है ना, ये लद्दाख क्षेत्र में ऐसे होता है, सुनो ना, ऐसे होता है ताकि उस पर कोई बर्फबारी हो ना तो वो पिघल के गिर जाए। वहाँ का घर का भी आकार ऐसे ही बनाया जाता है, बड़ा बड़ा गाड़ी सब उसी में पड़ जाता है, पता नहीं चलता है क्या क्या दिन से के बाद निकलता है गाड़ी सब। सही है, तो वहाँ अभी भी जाइएगा ना तो वहाँ लोग सब जैकेट पहना होगा, ऊनी वस्त्र पहना होगा जो खूब गर्मी देता है। कश्मीर में लद्दाख में वही। चलिए इसको लिख लीजिए, तब लिखिएगा हिमांक का नमन। इस फिगर को बना ले प्लीज़। साम्य अवस्था समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में और ठोस द्रव में बदल जाए उसे क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, हिमांक का बिंदु कहते हैं। अब लिखेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन लिख करके डैश देंगे, उसको परिभाषा लिखाएंगे, स्टार दे के लिखेंगे बारे हिमांक का अवनमन। आए अभी क्वेश्चन लिखाएंगे, पहले अवनमन लिखाएं तब ना। हिमांक का अवनमन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बातचीत नहीं, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमांक का अवनमन लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लिखिए, लिखाते हैं, लिखिए तो जब शुद्ध द्रव में जब शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय पदार्थ लिखा हुआ हो, जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो 1 बिलियन बनता है। तो मिलाते हैं तो 1 बिलियन बनता है, मिलाते हैं तो वह बिलियन बनता है। हाँ बुआ लिखा ना, तो 1 बिलियन बनता है। नहीं, तो वह बिलियन बनता है, बिलियन एगो थोड़ी होता है, तो वह बिलियन बनता है। लिखा, जब शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो वह बिलियन बनता है ना। बिलियन का हिमांक ताप लिखा तब वह उसी में, बिलियन का हिमांक ताप शुद्ध द्रव के, बिलियन का हिमांक ताप शुद्ध द्रव के हिमांक ताप से कम होता है। शुद्ध द्रव के
हिमांक ताप से कम होता है, हिमांक ताप से कम होता है, लिख लो, हिमांक ताप से कम होता है। विलयन विलयन इस प्रकार की विलयन में इस प्रकार की घटना को विलयन में इस प्रकार की घटना को विलयन में इस प्रकार की घटना को इस प्रकार की घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। विलयन में इस प्रकार की घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। लिखेंगे स्टार देकर के इम्पोर्टेंट पॉइंट, हो गया, स्टार देकर लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टार देकर लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, एक में लिखेंगे ई से डेल्टा टीएफ के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा टीएफ के द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा लिखेंगे हिमांक के अवनमन का सूत्र, हिमांक का अवनमन का सूत्र, हिमांक का अवनमन का सूत्र, हिमांक के अवनमन का सूत्र लिख के डैश देंगे जल्दी। सब सोनू के देखने में नींद आ रहा है। बात इतना ही। एक बार पढ़ेंगे जल्दी, सूत्र हम लिखा रहे हैं, पहले इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़े तो एक बार समझ में। कमजोरी हो गया है। लिखो तो बुआ हो, लिखो लिखो, पढ़ लेला। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम समझाते समझ में आ जाएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया। हिमांक का अवनमन को इंग्लिश में बोलते हैं लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बोलते हैं। तो कहता है जब शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो वह क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बोले बुआ रे यह एक डायग्राम बना दिए, ठीक है, अब प्लस इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ को जोड़े हैं, तो जोड़ने पर बुआ रे जब इसमें कोई हम अवाष्पशील विलय पदार्थ को जोड़ेंगे तो क्या बना देगा, एक विलयन बना देता है। क्या बना देता है, एक विलयन बना देता है। देखो गौर से, तब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, हम बोले हैं बुआ रे यह शुद्ध द्रव है, क्या है, यह शुद्ध द्रव है, ठीक है, शुद्ध द्रव। अब बुआ रे यह वाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ है। अवाष्पशील पदार्थ को बुआ रे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है, सॉरी विलेय कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी विलायक कहते हैं, जो नहीं घुलता हो। अवाष्पशील पदार्थ को हम विलेय कहते हैं, सॉरी जो नहीं घुलता उसको विलेय ना कहते बुआ रे। ये हो गया विलायक, ये क्या हो गया, विलायक। अब बुआ रे दोनों मिला तो ये क्या बना दिया, विलयन बना दिया। क्या बना दिया, विलयन, सॉल्यूशन बना दिया, इसको बोलते हैं विलयन। अब देखिए बुआ रे एकर फ्रीजिंग पॉइंट, एकर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सो समझिए। पहले उसे फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले डिफरेंस समझिए। जब शुद्ध द्रव में, जब शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय पदार्थ को, अवाष्पशील विलय पदार्थ को चीनी को बुआ हम मिलाते हैं तो वह एक विलयन बनता है। चीनी और पानी को मिलाएंगे तो क्या बना दिया, एक विलयन बना दिया। अब कहता है विलयन का हिमांक ताप, अब विलयन का जो टेम्परेचर होगा, अवनमन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा,
वह शुद्ध द्रव के हिमांक ताप से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब हो गया बुआरे विलयन का हिमांक ताप क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलयन का हिमांक ताप, ठीक है, हिमांक ताप। यहाँ पे लिखेंगे बुआरे शुद्ध द्रव के हिमांक ताप, क्या है बुआरे, यहाँ लिखेंगे शुद्ध द्रव के हिमांक ताप। ध्यान से समझो, हिमांक ताप। यहाँ पर क्लियरिटी है कि बुआरे यहाँ पर विलयन का हिमांक ताप, विलयन का जो हिमांक ताप होता है वह द्रव के हिमांक ताप से क्या होता है, कम होता है। मतलब विलयन का हिमांक ताप ज़्यादा होता है, क्या होता है, सॉरी यहाँ देखिए, विलयन का हिमांक ताप शुद्ध द्रव के हिमांक ताप से क्या होता है, कम होता है। मतलब ये कम होता है और ये क्या होता है बुआरे, ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, सो एक बार फिर से समझिए। कहता है जब शुद्ध द्रव को और अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन बनता है ना। अब कहता है विलयन का हिमांक ताप, इस विलयन का जो हिमांक ताप है उसमें शुद्ध द्रव के हिमांक ताप से क्या होता है, कम होता है। इससे हम लिखा क्या रहे हैं यहाँ पर, देखो विलयन, वो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं था, वो वाष्पन था, वेपराइजेशन था। यहाँ जमता कौन जल्दी है, ठीक है। हाँ हो, शुद्ध द्रव का हिमांक ताप, ठीक है, ज़्यादा होता है। जैसे देखिए जल्दी में कौन जम जाता है, तो बुआरे जो ज़्यादा रहेगा शुद्ध द्रव का हिमांक ताप जल्दी जम जाएगा। जिसका टेम्परेचर यहाँ पर क्या कहता है, विलयन का हिमांक ताप जो होता है ना, विलयन का हिमांक ताप वह शुद्ध द्रव के हिमांक ताप से क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि यह मिल गया है। तो कोई चीज़ मिलेगा तो जल्दी जलेगा, कि कोई शुद्ध रहेगा तब जल्दी जमेगा। जमता जल्दी कौन है, जलता जल्दी कौन है, जो शुद्ध रहता है। और जो अशुद्ध हो जाए, बालू गिट्टी सीमेंट बालू को मिला देंगे, कहेंगे इसको जमने के लिए, ठंडा के मौसम में जमेगा क्या। लेकिन पानी को सही छोड़ दीजिए, ठंडा ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो अपने जम जाएगा। अरे जम के ओस पर, ओस से पहले क्या रहता है, गैस नहीं रहता है, दूबी पर ओस रहता है कि नहीं। अब बाद में क्या हो जाएगा, ओलावृष्टि भी बन जाता है, बर्फ़ की तरह भी कार्य करता है, सही है। तो बारे पहले इस फिगर को बना लेंगे, उसके नीचे जल्दी बना फिगर को। सूत्र लिखा रहे, पहले इसको लिखो ना, तस्वीर से समझ उसके जिस सूत्र याद हो जाएगा, नहीं तुमने सूत्र लिखा है तो याद नहीं होता जी। बात है वैसे 2 बच्चा के क्लास में से निकाल दिए, 7 से 8। हो गया। हो गया बाबू। बुआरे अब देखो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है T0F होता है। क्या होता है, T0F। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बुआरे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा TF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TF। तो बुआरे इसीलिए बुआरे यहाँ पर ध्यान समझो, इसीलिए डेल्टा TF बराबर क्या है फॉर्मूला, डेल्टा TF बराबर T0F लेफ्ट में है बुआरे और माइनस TF क्या है, राइट में है। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। वेयर मतलब क्या होता है, जहाँ कोई आपसे पूछे कि डेल्टा TF क्या है तो डेल्टा TF को बोलते बुआरे किसको, तो हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो बुआरे यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा TF क्या है, तो हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन है, सही है। और T0F क्या है, तो शुद्ध द्रव का विलायक है। क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्पदाब है, लिखेंगे शुद्ध द्रव का ताप है। क्या है, शुद्ध द्रव का
ताप है, ठीक है। अब वो रहे यह शुद्ध विलयन का ताप है। T0F और TF क्या है, तो विलयन का ताप है, क्या है, विलयन का ताप है, विलयन का ताप है। लिख लो, वो रहे लिख लो जल्दी जल्दी। विलयन का ताप है या विलयन का हिमांक भी बोल सकते हैं। शुद्ध द्रव का हिमांक, हिमांक मतलब जमना है। हाँ, यह सूत्र ये हो गया हिमांक। मोबाइल है, 2 मिनट के लिए फीलिंग जगा दे आपको। परिभाषा तो लिखाई दी है ना, परिभाषा ना बेटा। ताकि मोबाइल के नेट खोल कर लाओ तो भाई ये गाना सो जाते हैं, डाउनलोड होगा। नेट खोल के लाना। हो गया, लिखेंगे हिमांक का अवनमन के लिए राउल्ट के नियम, स्टार दे के लिखेंगे हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम लिखा हुआ हो। हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। हो गया। हो गया। लिखा था राउल्ट के अनुसार किसी विलयन के, राउल्ट के अनुसार किसी राउल्ट के अनुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन का मान राउल्ट के अनुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन का मान, हिमांक के अवनमन का मान राउल्ट के अनुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन का मान विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। विलयन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। विलयन के वास्तव के समानुपाती होता है। जी सर, हिमांक के अवनमन का मान विलयन के सुनो, आप लोग भी सुनिए, एंजॉय कीजिए, छठ को याद कीजिए।
चलो बहुत बढ़िया। दे दो छोटू को। अरे छोटू बंद करो। हाँ चलो चलिए, आपको एंजॉय करा दिए, दिल पर नहीं रखना है। छठ का त्यौहार आया है तो थोड़ा घर की याद आ रहा है दोस्तों, तो समझ पा रहे हैं फीलिंग को, इसीलिए आप लोग को भी शेयर कर दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये पढ़ा दिए थे ना। लिखेंगे हिमांक के अवनमन के लिए राल्ट का नियम। क्लियर है? तो उसका हम आंसर में लिखाए थे। क्या लिखाए थे देखो, जब शुद्ध द्रव में नहीं, राल्ट के अनुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन का मान जो होता है विलयन के मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। बताए थे मोललता के समानुपाती। तो मोललता को किस चीज़ सूचित करते हुआ हो, एम से। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, स्टार दे करके यहाँ पे लिखे हुआ हो अकॉर्डिंग टू, स्टार देख नहीं, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। बुआ हो देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ कहता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना बुआ रे, डेल्टा टीएफ, वह समानुपाती किसका होता है, मोलालिटी के। किसका समानुपाती होता है, मोलालिटी के। मोलालिटी को किस चीज सूचित करते हैं, तो छोटका एम से। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, उसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए उसको, डिफिनेशन इसका लिखा दिए हैं। चलिए बुआ हो, इतना बात समझ में आया। अच्छा अब यहाँ से मैथ वाला सर जी को याद करो। किसको? मैथ वाला सर जी को। मैथ वाला सर जी बताए थे डेल्टा टीएफ है तो डेल्टा टीएफ तो रहेगा ही, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो का जगह पर के एफ कॉन्स्टेंट होता है। फिजिक्स में कांस्टेंट टर्म के होता है और यहाँ केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, के एफ। एम है तो एम दिए। अब हुआ हो मोलारिटी का सूत्र, सॉरी मोललता का सूत्र क्या बताए थे, W गुने 1000 आ बटा फार्मूला वेट आ गुने विलय का भार। ये ना होता है बुआ हो, विलय का भार ग्राम में होता है। विलय का भार किस में होता है बुआ रे, तो ग्राम में होता है। ये मोललता का सूत्र है। अब ये सूत्र हम पहले पढ़ा चुके हैं, अब उसका मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो बुआ रे डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुने बुआ रे W गुने 1000 अब बटा में क्या लिखेंगे, फार्मूला वेट आ गुने विलय का भार। फार्मूला वेट आ गुने क्या लिखेंगे, विलय का भार। विलय का भार ग्राम में लिख देंगे। किस में लिखेंगे, ग्राम में। यह हो गया बुआ रे डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला। क्या हो गया, डेल्टा टीएफ। जहाँ डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ क्या है, तो हिमांक का अवनमन है। अच्छा केएफ क्या है, कांस्टेंट है। डब्ल्यू क्या है, वेट है। 1000 तो 1000 फार्मूला वेट है। आई विलय का भार ग्राम में है। क्लियर है? लिख लीजिए ऐसा यूनिट ऑफ, लिखो बाबा स्टार्ट देके लिखो, उसको लिखो। कितना अच्छा गाना बजा सुना दिए हैं, घर की याद तो आता है खैर सबको। इसीलिए आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से अनुरोध है, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, सबसे अनुरोध है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति से भी अनुरोध है कि आप अपने घर के तरफ एक बार जरूर नज़र करके देख लें। नहीं चलो बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट नहीं, इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसा यूनिट ऑफ डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ का ऐसा यूनिट घर से निकाल के लाना है। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। क्या हो गया, होमवर्क। ठीक है, चलिए यहाँ तक पढ़ाते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, ताकि आपको अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी छठ। अभी बहुत टाइम है।